अनुराग उस औरत को देखकर मन ही मन सोचने लग जाता है, ये औरत कौन है और ये यक्षिणी को मारने की बात क्यों कह रही है। अनुराग कुछ और सोच पाता उससे पहले ही यक्षिणी फिर उस औरत से कहती है, मैंने कहा ना तुझसे, यहाँ से चली जा। वो औरत हुंकारे भरते हुए कहती है, जाऊंगी, मैं यहाँ से जरूर जाऊंगी, पर तुझे मारने के बाद यक्षिणी, तेरी सारी शक्तियां छीनने के बाद। तुझे तो तंत्र शास्त्र का नियम पता ही होगा ना, कि जो जिसको मारता है उसकी सारी शक्तियां उसे मारने वाले को मिल जाती है। मैं तुझे मारकर तेरी सारी शक्तियां छीन लूंगी, फिर तेरा ये रूप, तेरी खूबसूरती सब मुझे मिल जाएगा। यक्षिणी पलट कर कहती है, तुझे लगता है तू मुझे मार सकती है। वो औरत अपनी जगह पर से उठते हुए कहती है, लगता क्या है यक्षिणी, मैं तुझे यहाँ पर मारने के लिए तो आई हूँ और मैं तुझे मार कर रहूंगी। तेरी कहानी यहीं पर खत्म कर दूंगी। मुझे पता है तेरी कमजोरी क्या है। इतना कहकर वो औरत चालाकी के साथ हंसती है और फिर से मंत्र बड़बड़ाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो मंत्र बड़बड़ाना शुरू करती है, जुगनू फिर एक एक करके उस औरत की तरफ आने लग जाते हैं। यक्षिणी उस औरत को घूरते हुए कहती है, मैं कहती हूँ चुप हो जा। वो औरत यक्षिणी की एक नहीं सुनती है, मंत्र बड़बड़ाना चालू रखती है। देखते ही देखते कई सारे जुगनू यक्षिणी के बदन से उठकर उस औरत की तरफ जाने लग गए थे और अपनी रोशनी खोने लगे थे। जैसे जैसे जुगनू उस औरत की तरफ जाते जा रहे थे, यक्षिणी कमजोर पड़ती जा रही थी और ये कमजोरी उसके चेहरे पर पड़ती झुर्रियों को देखकर साफ समझ आ रही थी। उसके बाल काले से सफेद होने लग गए थे, वो बूढ़ी होती जा रही थी। उस औरत के पास जाकर ही जुगनुओं ने अपना दम तोड़ना भी शुरू कर दिया था। वो एक एक करके मरने लग गए थे। जो दर्द पीड़ा उन जुगनुओं को हो रही थी, वही दर्द वही पीड़ा यक्षिणी को भी हो रही थी, जैसे वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हों। यक्षिणी दर्द से कराहते हुए फिर कहती है, मैंने कहा बंद कर ये सब करना। वो औरत फिर नहीं रुकती है, मंत्र पढ़ना जारी रखती है। आधे से ज्यादा जुगनू उस औरत की तरफ चले जाते हैं और यक्षिणी बूढ़ी हो जाती है। जुगनुओं के मरने के साथ ही यक्षिणी भी दर्द से कराहने लग गई थी। मुश्किल से बस 10-11 जुगनू ही यक्षिणी के बदन पर मंडरा रहे थे। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ बड़बड़ाता है, ये क्या हो रहा है मेरी यक्षिणी को? ये औरत क्या कर रही है मेरी यक्षिणी के साथ? मैं अपनी यक्षिणी को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे जाना होगा अपनी यक्षिणी के पास, मुझे बचाना होगा अपनी यक्षिणी को। यक्षिणी इतनी बूढ़ी हो गई थी कि खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। वो वहीं पर घुटनों के बल गिर गई थी, पर वो औरत थी कि मंत्र पढ़े जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यक्षिणी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने आप को बचाए। यक्षिणी सोच ही रही थी कि वो क्या करे, कैसे उस औरत को रोके। तभी यक्षिणी उस औरत को गौर से देखने लग जाती है। वो नोटिस करती है कि मंत्र पढ़ते वक्त उस औरत का पूरा ध्यान जुगनुओं की तरफ था। वो औरत बड़े गौर से एक एक जुगनू की तरफ देखे जा रही थी और जल्दी जल्दी मंत्र बड़बड़ाकर उन जुगनुओं पर जादू करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अनुराग ने अभी यक्षिणी के पास जाने के लिए अपना एक कदम भी बढ़ाया था, तभी उसने देखा कि यक्षिणी अपने हाथ का सहारा लेकर धीरे धीरे उठने लग जाती है। ये देखकर अनुराग अपने कदमों को जहाँ पर थे वो वहीं पर उन कदमों को रोक लेता है। यक्षिणी अपने कदमों पर खड़ी होती है और गुस्से से उस औरत को घूरने लग जाती है। वो औरत मन ही मन सोचने लग जाती है, ये क्या, ये यक्षिणी अपने कदमों पर खड़ी कैसे हो गई? मैं तो आधे से ज्यादा जुगनुओं को मार चुकी हूँ अपने जादू से, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। आखिर अचानक इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? यक्षिणी उस औरत को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, मैंने कहा था ना तुझे चली जा यहाँ से, पर तू नहीं गई। तूने मेरी बात नहीं मानी, अब उसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती यक्षिणी, कुछ नहीं, तू बूढ़ी हो चुकी है। यक्षिणी उस औरत को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, तू बस देखते जा मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू फिर कभी सपने में भी मुझे दोबारा ललकारने का सोचेगी तक नहीं। इतना कहकर यक्षिणी भी मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी मंत्र बड़बड़ाना शुरू करती है, उसकी सफेद चोटी में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। उसकी चोटी नागिन की तरह डोलने लग जाती है और देखते ही देखते वो चोटी लंबी हो जाती है। वो इतनी लंबी हो गई थी कि यक्षिणी की चोटी किसी बड़ी सी नागिन के फन की तरह दिखने लग गई थी। यक्षिणी की चोटी का नागिन रूप देखकर उस औरत की रूह तो कांपती है, पर साथ ही दूर खड़े अनुराग की रूह भी कांप जाती है। वो औरत खुद को हौसला देते हुए कहती है, ये यक्षिणी मेरा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी इसके सारे जुगनुओं को मार दूंगी, फिर ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। इतना कहकर उस औरत ने यक्षिणी के पास मंडराते एक और जुगनू की तरफ देखा ही था कि तभी उसी वक्त
यक्षिणी की चोटी नागिन की तरह लहराते हुए उस औरत के पास आती है और उसकी आंखों से लिपटने लग जाती है। वो औरत डरते हुए कहती है, ये क्या कर रही है तू मेरे साथ यक्षिणी? हटा इसे मेरी आंखों पर से। यक्षिणी की चोटी पूरी तरह उस औरत की आंखों से लिपट जाती है, जिस कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। न उसकी आंखों का जादू काम कर रहा था। यक्षिणी जान गई थी कि उस औरत की सारी शक्ति उसकी आंखों में ही थी और यक्षिणी ने उसी को अपना निशाना बनाया था। उस औरत को देखकर यक्षिणी का गुस्सा बढ़ते जा रहा था और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था, यक्षिणी बूढ़ी होने के बावजूद अपने डायन के रूप में आने लग गई थी। उसके जंगली जानवर की तरह पहने 2 नुकीले दांत बाहर आ गए थे। यक्षिणी का डायन रूप देखकर अनुराग के रोंगटे खड़े हो गए थे। यक्षिणी की चोटी कुछ इस तरह उस औरत की आंख से लिपटी थी कि उसका सिरा बाहर निकला हुआ था और वो अभी भी नागिन की तरह डोल रहा था। वो औरत डरते हुए कहती है, छोड़ दे यक्षिणी, छोड़ दे मुझे, मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी, बस मुझे छोड़ दे। यक्षिणी गुस्से के साथ ही ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले मैंने तुझे चेतावनी दी थी ना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। तूने गलती कर दी मेरे जुगनुओं को सताकर। अब उन्हें सताने की सजा तो तुझे मिलेगी ही। मैं तुझे ऐसा सताऊंगी कि तुझे तेरे 7 जन्म तक याद रहेगा। इतना कहकर यक्षिणी एकटक नजरों से उस औरत की आंखों की तरफ देखने लग जाती है, जिस पर यक्षिणी की चोटी लिपटी हुई थी। देखते ही देखते यक्षिणी की सफेद चोटी का सिरा और लंबा होता है और उस औरत के माथे के सामने चले जाता है। जैसे ही वो सिरे उस औरत की आंख के पास आते हैं, यक्षिणी की चोटी उतनी जगह से हटती है और उस औरत की आंखें दिखाई देने लग जाती हैं। उस औरत की आंखों में यक्षिणी के लिए डर साफ दिखाई देने लग गया था। उस औरत को यक्षिणी दिखाई देने लग गई थी और वो यक्षिणी को ही एकटक नजर से देखे जा रही थी। यक्षिणी उस औरत को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, देख ले मुझे आखिरी बार, फिर आज के बाद तू मुझे क्या किसी को नहीं देख पाएगी। वो औरत डरते हुए कहती है, नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं जानती हूँ तू अच्छी है, तू मेरे साथ कुछ नहीं करेगी। यक्षिणी डरावनी आवाज में कहती है, तू भूल रही है मैं कौन हूँ। मैं यक्षिणी हूँ, एक डायन, और इस वक्त तेरे सामने यक्षिणी नहीं एक डायन है, और डायन किसी की सगी नहीं होती, अपने अपनों की भी नहीं। यक्षिणी के इतना कहते ही अगले ही पल यक्षिणी की चोटी का सिरा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और लोहे के सरिये की तरह गर्म होने लग जाती है। वो चोटी आग की तरह लाल होने लग जाती है। एक तेज रफ्तार के साथ वो दोनों सिरे उस औरत की आंख के अंदर घुस जाते हैं। वो औरत दर्द से कराहते हुए चीखती है, यक्षिणी नहीं। उस औरत के दर्द से कराहने की आवाज गूंजने लग जाती है और यक्षिणी कस कस कर हंसने लग जाती है। उस औरत की आंखों से खून बहने लग गया था। यक्षिणी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। यक्षिणी उस औरत को अभी भी घूरते हुए कहती है, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी आंखों के जादू पर। अब ना रहेगी आंखें, ना बचेगा जादू। तू मेरा दिल मेरे शरीर से अलग करने वाली थी ना। अब मैं तुझे बताती हूँ कि शरीर से अंग कैसे अलग किए जाते हैं। यक्षिणी के इतना कहते ही उसकी दोनों चोटी के सिर में फिर से मूवमेंट होने लग जाता है। उस औरत की आंखों में से और ज्यादा खून बहने लग जाता है। वो और ज्यादा दर्द से कराहने लग जाती है। अगले ही पल चोटी के सिरे उस औरत की आंखों के अंदर ही गोल गोल घूमने लग जाते हैं। वो औरत एक बार फिर कसकर चीखती है, आह नहीं। उसकी इसी चीख के साथ यक्षिणी की चोटी के दोनों सिरे उस औरत की आंख में से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों सिरे में उस औरत की आंख की पुतलियां थी। यक्षिणी की चोटियों के सिरे गोल गोल घूमने लग जाते हैं। गोल गोल घूमते हुए ही यक्षिणी उसकी पुतलियों को किश्नोई नदी के पानी के अंदर फेंक देती है। ये दृश्य देखकर अनुराग के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही यक्षिणी थी जो उससे प्रेम करती थी, उसकी फिक्र करती रहती थी। असल में उसके सामने इस वक्त यक्षिणी नहीं उसके अंदर की डायन थी, जो वो अभिशाप के कारण बनी थी। उस औरत ने यक्षिणी को ललकार कर उसके अंदर की डायन को जागृत कर दिया था, और जब यक्षिणी के अंदर की डायन उस पर हावी होती है तो यक्षिणी का उस पर कोई काबू नहीं होता है। उसे खुद पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रही है। बाद में एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब यक्षिणी उस औरत की पुतलियों को पानी के अंदर फेंक देती है, तब जाकर उसके अंदर की डायन शांत होती है। वो औरत कस कस कर चीखने चिल्लाने लग जाती है और चीखते चिल्लाते हुए ही बेहोश हो जाती है।
पुतलियों के किश्नोई नदी में गिरने के साथ ही उस औरत का जादू भी नष्ट हो जाता है। वो जुगनू जो जादू से मर गए थे वापस से जिंदा होने लग जाते हैं और उनके जिंदा होते ही यक्षिणी भी अपने असली रूप में आने लग जाती है। वो वापस से जवान हो जाती है। अगले ही पल यक्षिणी वहां से हवा की तरह गायब हो जाती है। इस तरफ अनुराग अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ डरते हुए बढ़ाए जा रहा था। पहली बार वो ग्रेवयार्ड कोठी जाने से डर रहा था। उसे डर था कि कहीं ग्रेवयार्ड कोठी जाकर यक्षिणी उसे भी उसी तरह ना मार दे जिस तरह उसने उस औरत को मारा था। अनुराग के हाथ पैर तो अभी भी डर के मारे कांपे जा रहे थे। उसकी आंखों में डर का मंजर था। अनुराग कदम बढ़ाते हुए खुद से कहता है, कौन थी वो औरत और यक्षिणी ने उसे क्यों मारा? यक्षिणी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था यक्षिणी को ऐसा। यही सब सवाल अनुराग के मन में बार बार चल रहे थे और इन्हीं सब सवालों को सोचते हुए ही वो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाता है। जब वो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। ग्रेवयार्ड कोठी की लाइट बंद थी। पहली बार अनुराग चाह रहा था कि उसे वहां पर यक्षिणी ना मिले। अनुराग डरते हुए अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाता है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि यक्षिणी वहां पर नहीं थी। यक्षिणी को वहां ना पाकर अनुराग चैन की सांस लेने लग जाता है। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है, टेबल के पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही अनुराग कुर्सी पर बैठता है पीछे से यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है, आप कहाँ चले गए थे लेखक बाबू? यक्षिणी की आवाज सुनकर अनुराग की रूह कांप जाती है। उसके हाथ पैर डर के मारे थर थर कांपने लग जाते हैं। यक्षिणी अनुराग के पास जाती है और उसके कंधों को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछती है, लेखक बाबू, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बताइए ना, कहाँ चले गए थे आप? अनुराग डर के साथ यक्षिणी से झूठ बोलते हुए कहता है, कहीं नहीं यक्षिणी, अब बस बाहर चले गया था टहलने के लिए। यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना लेखक बाबू? यक्षिणी की यह बात सुनकर अनुराग और ज्यादा डर जाता है। यक्षिणी फिर कहती है, आपको पता है ना मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।